हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन अभ्यास 2025 इंग्लिश मीडियम। इन दिस टुडे वी विल गोइंग टू डील विथ एथिक्स केस स्टडी सेक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने एथिक्स के क्वेश्चन पेपर जो आपके नॉर्मली क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आज हम उससे संबंधित केस स्टडी के बारे में डील करेंगे बिकॉज इन एथिक्स पेपर the fifth unit deals with the case study which is related to the syllabus or the content used in the four units which were given in that syllabus. So without any delay we're going to start with our ethics case study paper. So before proceeding with this, first of all you should understand कि case study है क्या और हमसे इसे क्यों सॉल्व करवाया जा रहा है। मैंने बहुत टाइम से कुछ स्टूडेंट के बीच में प्रॉब्लम देखी है कि केस स्टडी से सिंपल समझते हैं कि अब आ गया है, और मेनली जो हमारे एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में भी केस स्टडी पूछी जाती है वो थोड़ा सा अनसीन पैसेज टाइप में ज्यादा हो रही है। जैसे कि आप 2022, 23 या उसके पहले के पेपर्स देखें कुछ केस स्टडी सेक्शन को छोड़ के, तो मोस्टली ऐसा रहा जाता है उसमें कि क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर एक केस स्टडी आई है कि आपके एरिया में या जिले में डॉरी की कंडीशन से रिलेटेड या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से कुछ से रिलेटेड कोई केस स्टडी है, तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसको कर्व करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए। तो कुछ आंसर्स आपको केस स्टडी में मिल जाते हैं, कुछ आंसर आपको कुछ सोच समझ के दिमाग लगा के लिखने पड़ते हैं। तो एक केस स्टडी इस प्रकार की होती है। दूसरी केस स्टडी आती है कि उसमें जो कुछ दिया हुआ है उससे कुछ अलग ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तब बच्चा परेशान हो जाता है कि अब इसको डील कैसे करें। कुछ इस केस स्टडी ऐसी होती है कि आपको कुछ कुछ चीजें वहां पर डिसाइड कर दी गई हैं, लेकिन आपको आंसर की जो फ्रेमिंग है उसमें पहले ये समझना पड़ता है कि भाई ये केस स्टडी हमारे किस पोर्शन से है और क्या वर्ड्स या किस डायरेक्शन में मैं इसको सोचूं तो हम इस केस स्टडी को डील कर सकते हैं। सबसे पहले केस स्टडी का मतलब समझते हैं। ठीक है, केस स्टडी क्या होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो केस दिया हुआ है, केस से मतलब आता है आपका, ओके लेट इट बी, यहाँ बात करते हैं हम केस स्टडी की। अगर सिंपल बात करी जाए तो केस स्टडी में सीधी बात बोली जाती है कि जो भी आपको कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट में, कंटेंट मतलब उस सिचुएशन, केस मीन सिचुएशन, उस सिचुएशन को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, एनालाइज या एनालिसिस दैट सिचुएशन। ठीक है, अब उसको एनालिसिस करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं एनालिसिस करने के, दैट पैरामीटर्स आर गिवन इन योर कहां पर, सिलेबस में। ठीक, और सिलेबस में कौन सी, फर्स्ट 4 यूनिट्स, यूनिट 1 टू यूनिट 4। ठीक है, ये वाली जो यूनिट्स में जो कंटेंट दिया हुआ है उन कंटेंट में, उस कंटेंट में जो पैरामीटर्स है उनको यूज करके हमें उस सिचुएशन में फिट बिठाना है, और एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट गिवन इन दैट सिलेबस। सो पहली चीज हमारा स्टेप क्या आया केस स्टडी सॉल्व करने का, स्टेप 1 अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 1 में आपको पहले ये समझिए कि विच पोर्शन ऑफ सिलेबस इज दिस एसोसिएटेड, विच पोर्शन ऑफ सिलेबस, हमारे सिलेबस के किस पोर्शन से या कौन सी थीम को लेकर इसने ये केस स्टडी बनाई है। मैं आगे सिलेबस आपको दिखाऊंगी तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैम किस चीज से रिलेटेड बात कर रही है। ठीक है, तो आपने पहले ये देखा कि अब जैसे कि अगर यहाँ जाते हैं पोर्शन वाली बात है, तो हमारा पोर्शन अगर आप देखते हैं तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, इंडियन थिंकर्स। ठीक है, या फिलोसफर्स, थिंकर्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो थिंकर्स की अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो सोक्रेट्स, प्लेटो, महावीर, बुद्ध, जितने भी हमारे थिंकर हैं, अगर आपकी कोई केस स्टडी इनकी अप्रोच या इनकी फिलॉसफी पे आती है, जैसे कि 2022 में एक केस स्टडी आई थी, उसमें जो एक स्टोरी थी वो किस पे दे रखी थी, हमारे बुद्ध पे दे रखी थी। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा की एक स्टोरी दे रखी थी। ठीक है, इनकी स्टोरी दी थी और इनकी स्टोरी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना था। अगर आपके पास पेपर हो और अभी आप लोग अगर निकाल सके उस केस स्टडी को, आई गेस इट इज इन पेपर 2022 एथिक्स का जो पेपर था उसमें आया था, बाकी और सर्च कर लेना।
तो उसमें सिंपल में तो बुद्धा ही वॉज अ सन ऑफ दिस, रॉयल थे, उन्होंने फिर घोड़ा देखा, ये सब जो छोटी सी कहानी हम लॉर्ड बुद्धा की शुरुआत में पढ़ते हैं उस टाइप की कहानी दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस प्रकार से फ्रेम करने थे कि उसमें आपकी जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ना उसका यूज किया जा सके, ठीक है। तो एक केस स्टडी किससे आ गई उन्होंने, अगर बुद्धा से रिलेटेड आई है, जैन से रिलेटेड आई है, तो आपको जो भी आंसर लिखने हैं उसमें आपको उनकी फिलॉसफी या जो आपका थिंकर है उनकी फिलॉसफी अगर बहुत अच्छे से पता होगी तो यू कैन राइट दैट आंसर विथ प्रॉपर कंटेंट। हमें सिर्फ ये नहीं लिखना है अगर उस फिलॉसफी में बोला गया है कि व्हाई बुद्धा हैज लेफ्ट हिज हाउस, आप सिंपल ये नहीं कर सकते कि उन्होंने 4 चीजें देखी, उनको अच्छा नहीं लगा, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट हिज हाउस, तो ये तो अनसीन पैसेज हो गया। अगर उनको अनसीन पैसेज पूछना होता तो वो पहले ही अनसीन पैसेज उस चीज को डाल देते ना, बट नॉट, दिस इज नॉट द केस। उनको क्या करना था, आपको अगर आंसर फ्रेम करते बुद्ध ने क्यों छोड़ा, बुद्ध ने साल्वेशन क्यों करा, बुद्ध ने अपनी जो तपस्या इतने सालों तक क्यों करी, तो आपको उसमें थ्योरीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कि उस उनको जो छोड़ने का रीजन था बिकॉज ही वांट टू कोप अप विथ द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। उनको लगा कि अगर मृत्यु आनी है, वृद्धावस्था होनी ही है, तो इन सब चीज जो सफरिंग है इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ही had left his house to find a solution of the suffering that he had seen by watching those 4 situations, ठीक है। अब इससे कुछ संबंधित आती है, अगर फिर कोई क्वेश्चन आया है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मिडिल पाथ वाली बात क्यों बोली, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी बात में प्रत्युत संपात की बात कही है, 8 फोल्ड पाथ्स क्या होते हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स क्या होते हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपको ये डील करना था जिस प्रकार के क्वेश्चंस थे कि कहाँ आप बुद्धा की फिलॉसफी या इस क्वेश्चन में बुद्धा की कौन सी फिलॉसफी फिट बैठ रही है, तो आंसर आपके उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा। क्लियर। सो इस टाइप की केस स्टडी सेम वे, अब आपके पहले यूनिट में से अगर कोई केस स्टडी रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर फॉर एग्जांपल आती है तो इसमें कोई एक्सपर्ट दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल रविन्द्रनाथ टैगोर हैज एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन आश्रम टू propagate the education which consists of all the disciple which include arts and music so that a proper personality can be developed, each and everything, ठीक है। so these things if they mention and if question is asked how a personality should be mentioned, what is the concept of basic education, what is the importance of basic education, what is the importance of vocational education, how vocational education helps in the development of personality development, if all these types of question came in the examination, you have to stick to the expert that is given and in that case study, does not have to deviate from that path, you cannot use your own dimensions or own thinking process, you have to stick towards that he has given, that he or she has given the expert from Rabindranath Tagore, then you have to use the philosophy of Rabindranath Tagore that you studied in the unit 1, clear। सो सेम चीज किसी का भी एक्सपर्ट उठा के दे दिया जाएगा आपको आगे की टाइम पे, और आपको उस प्रकार से उनकी फिलॉसफीज को डील करते हुए आपको आंसर को फ्रेम करना है, सिंपल अनसीन पैसेज के फॉर्म में आपको आंसर नहीं लिखना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट यूनिट, नेशनल बिल्डिंग एंड मॉरल कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड केस स्टडी आपने मोस्टली प्रीवियस टाइम में आ चुकी हैं, आपने देखी भी होगी। तो नेशनल बिल्डिंग में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूट्स, फिर नेशनल सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी ऑपरेशंस है, आर्म्ड फोर्सेस पे है, बेसिक मोरलिटी कॉन्सेप्ट, गुडनेस, वर्च्यूज, नॉन वायलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रोल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर कोई केस स्टडी आती है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, you are a leader from BSF, you are an assistant commandant or commandant of an area or a company which is posted in Naxalite region, there is a Naxal movement going on, but one person who came to you begging that I will give you all the information, please release my friends, what will you do at that conditions, there is a problem of hunger and poverty in that area, but people are raising voice against government because they are not getting facilities, or the policies that are adopted by government, that these policies are not going towards them, or they are not getting benefit from these policies. These types of condition has been created in the Naxal area and you are assistant commander or commandant of that area. How will you deal with this situation? There is a spy who came, who gave you all the information
and said that ki if I give this information, release my so and so friend which you have captivated, what will you do in this types of condition? So उसमें आप लोग को क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये अब आपको क्लियर होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल बिल्डिंग इज द सेकंड यूनिट ऑफ माय सब्जेक्ट एंड दिस क्वेश्चन समवेयर डील विद दैट. तो व्हाटएवर यू हैव रीड इन दिस, ठीक है, हियर यू आर रीडिंग व्हाट वर्च्यूज, गुडनेस वर्च्यूज, नॉन वायलेंस, रिस्पांसिबिलिटी. कहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आ रही है, कहाँ नॉन वायलेंस से आपको काम करना है, कहाँ भगवत गीता के एथिक्स के आगे काम करना है. ठीक है, भगवत गीता के कुछ एथिक्स क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की चिंता नहीं करना है. दूसरी बात क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ रहना है. ठीक है, भगवत गीता में ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं. फिर आपको 3-4 चीजें हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन मार्ग पे चलना है. तो इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस एज एन ऑफिसर या केस स्टडी में आती है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं. क्या है स्थित प्रज्ञ वाला, मींस न्यूट्रल एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन. आप उसको रिलेट करिए, उससे रिलेटेड कोई एक्सपर्ट आता है कि भगवत गीता में ये कहा गया है, दैट पर्सन फॉलोज दिस एंड दिस बट ये कंडीशन अराइज हो रही है, तो व्हाट विल यू डू. तो उनके एक्सपर्ट उठा के आप अपने आंसर राइटिंग में डालिए. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यू हैव टू स्टिक टुवर्ड द सिलेबस बिकॉज टॉपिक यही है कि केस स्टडी ऑन ऑल द टॉपिक्स विच आर गिवन इन योर सिलेबस. क्लियर. फिर कोई केस स्टडी किस बेसिस पे आती है, ह्यूमन बिहेवियर साइकोथेरेपी. ये वाला तो जो हम एथिक्स में शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला जो आपका बड़ा वाला पोर्शन है, यहाँ तक आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इस पोर्शन में तो हम लोग अभी जो रिसेंटली 2000 जब से आपका एथिक्स पेपर ऐड हुआ है, इस पे हम लोग पढ़ी है डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस. आपके प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, उनके बेसिस पे होता है. आप एक किसी कंपनी के मालिक हैं बट आपके जो स्पाउस है हु इज डीलिंग, और वो एक टेंडर लेकर आ रहे हैं, विल यू गिव द टेंडर टू दैट पर्सन, जबकि आपको पता है वो कंपनी खराब है या उसमें कुछ माल प्रैक्टिस हो रही है या फिर कुछ करप्शन की चीजें हो रही है. हाउ विल यू डील विद दिस सिचुएशन. क्योंकि इन सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सर्विसेज में जब भी आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑल दीज थिंग्स, ये सब क्या बताती है, पर्सनल लाइफ के एथिक्स और प्रोफेशनल लाइफ के एथिक्स में डिफरेंस होना चाहिए. जितने एथिकल या इमोशनल इंटेलिजेंस यू आर इन योर होम, वही इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कहाँ डील करनी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डील करनी है. तो एक एज अ ह्यूमन बीइंग ये जो सारी चीजें क्या है, कुछ चीजें एटीट्यूड फॉर्मेशन, डिस्क्रिमिनेशन एज अ ह्यूमन बीइंग. फिर फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, एज अ सिविल सर्वेंट आपके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, और इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है. तो इससे रिलेटेड चीजें अगर आपकी केस स्टडी आ रही है, इसमें अगर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा तो क्या चीजें यूज करनी है. अगर आंसर आते हैं ड्यू टू अकाउंटेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, responsibility is prior, one should be integrity, because of integrity he or she had taken this decision, one should be honest, one should be dedicated towards public service. clear. so आपको क्या वर्ड्स यूज करने हैं, आपको अपनी आंसर राइटिंग में, हमने ये डिसीजन इसलिए लिखा है बिकॉज देयर इज अ पावर ऑफ परसेसिव कम्युनिकेशन, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट शुड अडॉप्ट अ न्यूट्रल approach in decision making process, he or she should be impartial, he should be transparent, there should be a transparency in the process. तो क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, जो जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, कंपैशन, टॉलरेंस, एम्पैथी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप. ठीक है, तो ऑल दीज वर्ड्स, if you had understand the proper meaning of these words, if you have understood all the concepts and basic examples related to the words, your case study will be like you are dealing that case study with proper approach. clear. so परेशान इस चीज में नहीं होना कि कैसे यूज करना है, क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू इन द लेटर सेक्शन, बट आप ये फोकस करो कि मेरी अप्रोच क्या है. सिलेबस देखना है, केस स्टडी को पहचानना है. जो एक पैराग्राफ आया है अनसीन पैसेज टाइप में, कि ये जो पैराग्राफ है वो मेरी कौन सी यूनिट से मैच कर रहा है. जैसे ही आपको पता चलेगा यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, तो यूल, अगर आपको सिलेबस याद होगा तो आप इन वर्ड्स का यूज करके या यू कैन रिलेट दीज वर्ड्स व्हाइल राइटिंग योर केस स्टडीज. क्लियर. मूविंग ऑन. अब इसी में जो टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल, इसका भी एक केस स्टडी आई थी, थ्योरीज एंड बिहेवियर डिफरेंसेस के बेसिस पे, शायद 2021 या 20 में आई थी. अभी 2024 में एक केस स्टडी आती है आपकी मेंटल डिसऑर्डर पे, और एक केस स्टडी आती है आपकी नॉर्मल सी, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज से रिलेटेड रहती है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, मेंटल डिसऑर्डर वाली कंडीशन दे रखी है, साइकोथेरेपी, डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी. अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं,
आपको पता है व्हाट इज डिप्रेशन, how to deal with depression, what are the condition of a depression person, what are the steps taken by the government to deal with, कितने परसेंट लोग डिप्रेशन से अफेक्टेड हैं, क्लियर। तो अगर वो केस स्टडी आती है और उसमें अगर पूछा जाता है कि भाई सो एंड सो को सो एंड सो डिसऑर्डर है और उसके वजह से शी हैज कमिटेड दिस क्राइम और शी हैज डन दिस वर्क, तो हाउ विल यू डील विद दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो आपको उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है डील कैसे करेंगे, व्हाट आर द क्योर और प्रिवेंटिव मेजर्स टू डील विद दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इट इज अ प्रॉब्लम। अब आपसे उस केस स्टडी में प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उससे आपका सॉल्यूशन पूछा जाएगा, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, जब आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। सो मेन यही है, टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे तो उनका यूज करके हमें केस स्टडी लिखनी है, ठीक। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए, क्लियर। नेक्स्ट यूनिट क्या है आपकी, यूनिट 4, मोरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेम चीज, ह्यूमन नीड मोटिवेशन एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी, मोरल डिलेमास। सबसे ज्यादा जो केस स्टडीज आती है वो मोरल डिलेमास में आती है। प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स में क्या करना है आपको, वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशन है, कंसाइज एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, कुछ समझ में नहीं आया तो हमारा कंसाइज ये कह रहा है बट somebody senior or junior is suggesting or this or somebody is creating pressure to do this, so what will you do in that condition? If you read concise as a, if you have learned that concise is a source of moral guidance, then you will be easily going to deal with that situation. आपके पास solution होगा, आपके पास content होगा उसको deal करने का। So बेसिकली यही फंडा है। फिर लास्ट में आता है करप्शन। करप्शन केसेस में अगर जो आपकी केस स्टडी आती है तो वो आपको केस दिया जाता है, फिर क्वेश्चन उस प्रकार से पूछे व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू डील विद करप्शन। कुछ आपके स्टेप्स, इंडिविजुअल स्टेप्स क्या होते हैं, सोसाइटल स्टेप्स क्या होते हैं, जो आप नॉर्मल आंसर राइटिंग में पढ़ते हैं उस हिसाब से भी क्वेश्चंस मेनली आ जाते हैं। सो ये ओवरऑल क्या रहा आपका कि केस स्टडी को डील कैसे करना है या कैसे आ रही है, पहले हमने उसको समझा कि भाई यहां से आ रही है, इन वर्ड्स का मुझे यूज करना है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई अब इसमें लिखना कैसे है। हमेशा केस स्टडी को आप हाउ टू राइट, ठीक, हाउ टू राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक चीज हमेशा याद रखना, फर्स्ट consider yourself in that situation, इससे क्या होगा कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ, अगर आपको बोला है कि जोगिंदर डीएम है तो कंसिडर योरसेल्फ एज जोगिंदर एंड यू आर डीएम, जो बोला है वो सीरियसली फील करना है, क्लियर। सेकेंड, आपको उससे अफेक्टेड पर्संस को काउंटर करना है, अफेक्टेड पर्संस, ठीक। अब अफेक्टेड पर्संस कौन कौन होंगे, अगर आप डीएम है तो आपसे रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं, आपके हायर ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, हायर ऑफिसर्स होंगे, देन आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, कोई भी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ क्या बनाया जाता है, कोई ना कोई ऑफिसर मोस्टली बना। फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल नहीं लिखना चाहिए, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक, ये लोग होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यू आर डीलिंग विथ व्हाट, कॉमन पीपल, तो सिटीजन्स, इन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट मतलब इन्हीं के ही सर्वेंट हैं आप, सिटीजन्स के, ठीक है। तो मेन लोग ये होते हैं। अब जब आपको पता है आप वहां खड़े हो गए उस सिचुएशन में, फिर ये लोग आपसे रिलेटेड है, मींस आपका कुछ भी एक्शन इन लोगों पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। और एक आप तो खुद हैं ही हैं, सेल्फ, ठीक है। तो हर डायमेंशन को सोचते हुए हमें केस स्टडी लिखनी है। अगर आपसे बोला गया है कि यू आर एन ODM, somebody from higher authority has given you proposal to take XYZ money in exchange of releasing or signing of some paper, ठीक है, और sign that paper, we will provide you a better job for your family one or a bigger house to your family, ठीक। तो यहाँ कौन कौन से कंडीशन लोग आए, आप किसी पेपर पे साइन कर रहे हो, in return of that you are getting some benefits, so those benefits are benefit for what, for you and for your family,
इनसे आप अफेक्ट होंगे, आपको शायद रिक्वायरमेंट भी हो उस चीज की, आप अफेक्ट हुए। अब उस साइन करने के लिए किसका आप सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं? किसी कॉमन सिटीजन का अच्छा हो रहा होगा या बुरा हो रहा होगा? एक जो दे रहा है उसका ही अच्छा हो रहा है, बट नॉर्मल लोगों का तो बुरा हो रहा है, इसीलिए तो आपको ब्राइब दी जा रही है फॉर सम इलीगल वर्क। फिर आप इस चीज के लिए हायर ऑफिसर्स भी आपको, आपके सेक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं हायर ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ेगा या उनको आंसर देना पड़ेगा। तो कौन कौन इन्वॉल्व हुए इस सिंपल सी सिचुएशन में? आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आया, जस्ट बिकॉज दैट पर्क will benefit you and your family. At a large scale it will affect the citizens, and instant level पे you have to report to your senior officers that you had taken this decision because of this and this condition. मैनेज करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ और उसके लिए करना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ क्या अगर फैमिली फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं तो फैमिली के लिए तो आप कर दोगे, लेकिन खुद में गिल्ट होगा कि आई हैव डन समथिंग बैड, इनके लिए बुरा लगेगा कि आई हैव डन समथिंग बैड फॉर दैट पर्सन। आपने किसी किसान की जमीन लेके किसी बड़े उद्योगपति को ट्रांसफर कर दी और किसान को कुछ नहीं दिया, फिर बहुत नॉमिनल अमाउंट पे आपने उसको बेच दी, उसको कुछ भी झूठ बोल के, तो आपका जो पर्सनल एथिक्स है वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आती है। ठीक, तो अफेक्टेड पर्सन, इसको हम क्या बोलते हैं हमारी केस स्टडी की भाषा में, एथिक्स में, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। ठीक, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। फिर थर्ड चीज क्या लिखनी है? आपने देख लिया, अपनों को सिचुएशन रख लिया कौन कौन से पर्सन अफेक्टेड है। फिर तीसरी चीज हमेशा लिखिए दोनों साइड, राइट वर्सेस रॉन्ग। आप इस चीज का डिसीजन लेते हैं, कोई भी आपसे डिसीजन लेने के लिए बोला तो उसका अच्छा प्रभाव क्या है, या फिर इसको लिख सकते हैं व्हाट विल बी द मेरिट और व्हाट विल बी द डीमेरिट व्हाइल डूइंग दिस एक्ट। किसी के लिए मेरिट होगा, किसी के लिए डीमेरिट होगा। ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे ब्राइब लेने से मेरी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी, मेरा जो फाइनेंशियल इशू चल रहा था दैट विल बी सॉल्व, वी विल लीड अ वेरी गुड लाइफ, बट ऑन दी अदर हैंड आई हैव टू आंसरेबल टू माई जॉब्स। मेरी इंटीग्रिटी, जो मेरी डिग्निटी है उससे कॉम्प्रोमाइज करने वाली हूँ मैं। नेक्स्ट माई आई एम डूइंग बैड, आई एम डूइंग बैड टूवर्ड्स द सिटीजन्स और द कॉमन पीपल against which I am doing this. I am not behaving in a way that is demanded by for a civil servants. ठीक है, so अच्छा ये है कि मेरी फैमिली को फायदा हो रहा है, लेकिन बुराई ये है कि ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये दो आयाम आपको पता होना चाहिए, फिर डिपेंड करता है कि आप इस आंसर को कैसे फ्रेम करते हैं। क्लियर, दोनों चीज पता होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन, आई हैव टू ऑप्शंस, ठीक है, बट I will do this, I have two options. First option is I will take the bribe because my family will be satisfied, I'll lead a very good life. But second option, I'll not take the bribe because so and so will ये unaffected. ठीक है, ये कंडीशन होती है। फिर आपके फोर्थ थिंग क्या लिखनी है? You have to take an idle decision. ठीक, कैसे? आप अगर ऑफिसर हैं तो हमेशा याद रखिए आइडल डिसीजन दो तीन चीजों में होता है। आपके सिविल सर्वेंट्स रूल, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स रूल, यू हैव टू फॉलो देम। सेकंड, योर पर्सनल एथिक्स, जो कभी गलत नहीं होते हैं, मोरल या जो वो है वो कभी गलत नहीं होते हैं। एंड थर्ड वन, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कुछ समझ में नहीं आया तो कौन बताता है आपको? इन डिसीजन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन। और अबव ऑल, अगर सारी चीजें जब रहती हैं कि क्लियरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज क्या लिखूं क्या नहीं हो, तो एक वर्ड यूज होता है ज्ञान बाबा मोड। जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट पे आपको यूज करना है और आंसर लिखना है, ये बेस्ट हो सकता है। चोरी करना बुरी बात, लालच बुरी बला है, तो हमें उस पे स्टेप पे क्लियर रहना है कि लालच इज बुरी बला, चोरी करना इज बुरी बात, तो आई डोंट हैव टू डू दिस सिचुएशन, डू दिस थिंग। क्लियर? सो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं that you have to follow while dealing with the case study section. So now let's coming with the case study. ये मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, I'll read it aloud. Joginder worked as district magistrate in district Amarpur for some years. ठीक है, तो क्या है जोगिंदर? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि सबसे पहले
आप अपना क्लियर कर लीजिए कि हम क्या है। तो अज्यूम करिए कि आई एम अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, ही वॉज एन एंथुसियास्ट प्लेयर ऑफ ब्रिज। He was used to play bridge regularly in advocates club. Many of his bridge partners were advocates and they become fast friends of जोगिंदर। ठीक है, सो क्या आया है पर दूसरी चीज कि अब जोगिंदर है और जोगिंदर के कुछ फास्ट फ्रेंड्स हैं, आपके फास्ट फ्रेंड्स बन गए हैं एक एडवोकेट क्लब के। क्लियर? Later on he moved from Amarpur and became a member of board of revenue। ठीक है, now your position is board of revenue के आप member बन गए हैं। Being a member of board of revenue, he had to hear the appeals regarding land matters। किस से डील कर रहे हैं आप? लैंड मैटर से रिलेटेड डील कर रहे हैं। With the progress of time, Amarpur became an industrial center। The cost of the land became very high। Joginder felt embarrassed when he saw that his advocate fast friends of Bridge Club appeared in the cases of land। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आया कि किसी चीज से वो एम्बेरस हुए कि कुछ लैंड के जो केसेस हैं उसमें उनके जोगिंदर के जो फ्रेंड्स हैं उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अमरपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, मींस लैंड अलॉटमेंट्स है। उनके जो कुछ एडवोकेट फ्रेंड्स हैं उन्होंने इलीगल रूप में आपको किसी को लैंड दिया होगा या फिर कुछ इलीगल तरीके से लैंड का ट्रांसफर किया होगा। बीइंग एडवोकेट, मे बी दे हैड बीन ऑन द साइड्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग दीज इलीगल थिंग्स, ट्रांसफर ऑफ लैंड्स। मेनली लैंड में दो चीज प्रॉब्लम होती है, लैंड ट्रांसफर का सबसे बड़ा इश्यू होता है। हम एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पे बनेंगे, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर आप बनते हैं, एज एसडीएम आप बनते हैं, तो यू हैव टू डील विथ, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है क्योंकि डेप्यूटी कलेक्टर जो पोस्ट है वो रेवेन्यू के लिए बनाई गई थी। सो क्या रहेगा इसमें, आप आए और कुछ ना कुछ लैंड ट्रांसफर का इशू है, ऑन दिस इशू योर एडवोकेट्स फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो आप नॉर्मली केस स्टडी में क्या देखा, आपकी कुछ इंपॉर्टेंस है, आप एक सिविल सर्वेंट है, ये बात क्लियर हो गई। तो पहले से दिमाग कर लो कि हमें एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज फॉलो करनी है। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है, क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, तो उस चीज में प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स या पर्सनल फ्रेंडशिप के बीच में यू हैव टू चूज समथिंग। एंड अल्टीमेटली यू आर अपॉइंटेड ऑन अ वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट, और लैंड अलॉटमेंट में या अमरपुर एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस इंडस्ट्रियल एरिया में से कुछ ना कुछ आपका क्या हुआ होगा, वहां से लोगों को लोगों को मूव किया गया होगा टू अनदर प्लेसेस, and the government has given them some money in return of that। so उसका कुछ इश्यू हो रहा होगा, कुछ लोग लोन ट्रांसफर नहीं कर रहे होंगे या फिर लैंड ट्रांसफर हो रहा होगा, तो आपने जो फार्मर्स है उनको तो कम मनी दी, बट मनी जो ज्यादा अलॉट होकर आई सरकार से वो ज्यादा आपके पास रख ली या पर्सनल उस पर रख ली। आपके पास मीन्स एडवोकेट्स के पास या फिर दोज पर्सन हु आर डीलिंग विद द इंडस्ट्रियल एरिया, या उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल में परचेज किया है या कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, तो देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस and there is a displacement loss for the farmers and the people who are residing in that Amarpur area। क्लियर? सो ये कुछ कंडीशंस आई। अब इस कंडीशन से आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से होंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप हैं, लोकल लोग, एडवोकेट्स, आपके सीनियर ऑफिसर्स। सो अब क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। Should Joginder dissociate himself from the those cases filed by his advocate friends? ठीक है, तो जो केसेस फाइल्ड करे हैं एडवोकेट फ्रेंड्स ने, क्या उनको उनसे डिसोशिएट कर लेना चाहिए? ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे कुछ केसेस फाइल करे हैं, तो उससे अगर आप अगेंस्ट जाते हैं तो जोगिंदर का मूव भाग जाना चाहिए या फिर उसको डील करना चाहिए। तो इसमें मैंने शुरुआत में क्या लिखा है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, जोगिंदर, ब्रिज क्लब फ्रेंड्स, अदर ऑफिसर्स एंड कॉमन पीपल। एथिकल प्रिंसिपल क्या लिखा है आपका, पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स आपका इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। डन, फिर सीधा आंसर देने पे आप सीधा आ जाइए। स्टेप्स क्या है, जोगिंदर शुड नॉट डिसोसिएट फ्रॉम दिस केस, पहला स्टेप। रीजन, ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल, नेशन इज अबव पर्सनल रिलेशंस। ठीक है, अगर उनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं उसमें एडवोकेट वाले,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस केस से डिसोशिएट कर लेना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑन अ वेरी रेप्यूटेड पोस्ट। अगर कुछ जो केसेस फाइल हुए हैं उसमें अगर आप सीरियसली कुछ करप्शन से रिलेटेड आपका डिपार्टमेंट को बोला गया है या फिर उन लोगों ने गलत केस फाइल करे हैं, तो वो इंक्वायरी या कमेटी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, उसके बाद चीजें डिसाइड होगी। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। तो क्या बात बताई, नेशन इज अबव, ड्यूटी और अकाउंटेबिलिटी है आपकी, आप उस चीज से डील कर रहे हैं, यू कैन नॉट रन अवे। तो हमने तीनों चीजों में अलग अलग करके सिंपल से आप सीधा अगर केसेस से नहीं करना चाहिए तो सिंपल, हाँ जोगिंदर को नहीं करना चाहिए, दैट शुड नॉट बी आंसर। पहले बता दो, कुछ एथिकल प्रिंसिपल बता दो और रीजन क्यों नहीं करना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट बता दो। तो डायमेंशंस भी हो गए प्रॉपरली, हमने उसका आंसर भी दे दिया और क्यों हमने दिया उसका भी रीजन भी मेंशन कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट मूव ऑन। शुड ही गेट हिमसेल्फ ट्रांसफर ड्यू टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट? अब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो हो ही रहा है, एक तरफ उनके एडवोकेट फ्रेंड्स हैं, एक तरफ उनकी ड्यूटी है। अब वो क्या करें, उन्होंने कुछ अगर आप पे इल्जाम लगाए हैं कि आपने गलत चीज करी है, तो क्या आपको ट्रांसफर कर लेना चाहिए? दिस इज सेम लाइक यू शुड डिसोशिएट और सेम लाइक आप ट्रांसफर करवा लो, मतलब आप उनको डिसोशिएट कर रहे हो। तो आंसर तो वही आएगा कि नहीं करना चाहिए। अब उसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। हमने कुछ कुछ चीजें वहां पर बता दी, लेकिन आप प्रॉपर पॉइंट्स में लिखो। ट्रांसफर विल सिग्निफाई रनिंग अवे फ्रॉम ड्यूटीफुलनेस, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं डियोंटोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। इसमें ड्यूटी सबसे ऊपर आती है, उसके बाद कुछ और आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। फिर यू शुड सेट द इंक्वायरी एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन दैट। फिर ट्रांसफर विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। ठीक है, अगर कोई भी चीज हो रही तो आप इसमें इंक्वायरी बैठाइए, आप ट्रांसपेरेंसी वाली बात जनरेट करिए और शॉर्ट टर्म की है। ठीक है, सो क्या चीज बताई मैंने, एक एथिकल प्रिंसिपल ये बताया और एक एथिकल प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी बताया। सो हमारा जो ये किस यूनिट से रिलेटेड है, ये हमारे अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ड्यूटी वाली जो यूनिट है वो वाला कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन और सेकंड में चीजें सेम ही है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड व्हाट आर द स्टेक होल्डर इन्वॉल्व्ड, क्या चीज क्या नहीं होनी चाहिए, हमने 3 पॉइंट्स में लिख दिया। ये है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो भी आप स्टेप ले रहे हो उसका आपको रीजन बताना है, और वो रीजन कहाँ से होगा, अगर आपको यूनिट पता होगी कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी से है, तो इस एथिक्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आई एम डूइंग दिस इन दिस। सो माय only motive to write this answer or to show you is that you have to write the answer। आंसर बहुत सिंपल है, सबको पता है, बट उसके लिखने के तरीके में आप अपनी जो प्रॉपरली एथिकल वैल्यूज है उनको कैसे यूज कर रहे हैं वो लिखना इंपॉर्टेंट है। बाकी आंसर तो हर बच्चे लिख के आ जाएगा आइडियल वे में, सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड ही हियर द केस एंड रिमेन बीइंग ऑनेस्ट? केस को सुने और ऑनेस्ट, बिल्कुल आपको केस को सुनना है, ऑनेस्ट रहना। ऑनेस्ट रहना गलत बात हो सकती है क्या? देखो उस केस स्टडी से एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है कि कोर्ट एडवोकेट्स ने गलत उन पे इल्जाम लगाया है या ये लोग कुछ इल्जाम लगा के आ रहे हैं, ये उस केस स्टडी से क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन से तो कर सकते हैं एक इंटरप्रेट की व्हाट इज द कंडीशन। रिमेन बीइंग ऑनेस्ट, यस बीइंग ऑनेस्ट इज अ गुड थिंग, तो आपको इसको यस बोलना है। अब यस बोलने का तरीका कैसे है? Hearing the case, setting a proper inquiry committee will set an example of honesty, integrity. ठीक है, non partisanship, dedication towards service, being honest is the best decision। बस, अब आपके ऑनेस्ट रहने से, ये सब करने से ये फायदे होंगे, इसलिए ऑनेस्ट रहना अच्छी बात है। What I had done, I have given the answer by giving a proper explanation for this। सिंपल सी बात है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपकी कोई भी स्टडी में, केस स्टडी में अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सिंपल हाँ या ना करके हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट, शुड ही टेक द साइड ऑफ हिज फ्रेंड्स? आप एक सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट? सिविल सर्वेंट्स की प्रायोरिटी में हमेशा सबसे ऊपर क्या आना चाहिए? सबसे पहले उसका स्टेट या फिर हमेशा नेशन फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है, देन उनकी फैमिली या फ्रेंड्स आती हैं। तो बस आपको कभी अपने फैमिली या फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर योर जॉब इज नो। आंसर भी आपका वही बनेगा। टेकिंग साइड ऑफ
फ्रेंड्स लेट्स डू। अब वही बात, दो वाले बातें आ गई, क्या फ्रेंड्स का साइड लेना चाहिए? अब फ्रेंड का साइड लेंगे तो क्या होगा और नहीं लेंगे तो क्या होगा? फ्रेंड का साइड लेंगे तो सपोर्ट टुवर्ड्स नियर एंड डियर वंस, फॉलोइंग पर्सनल एथिक्स, हमने अपनी पर्सनल लेवल पे अपनी दोस्ती बनाई, अपने पर्सनल उनके साथ बुरा नहीं करना, उनके अगेंस्ट नहीं जाना, वो वाली बात कर दी। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? प्रोफेशनल एथिक्स विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, पीपल्स ट्रस्ट विल डिक्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्रीजेस। तो क्या करना चाहिए आपको? फ्रेंड्स का साथ नहीं देना चाहिए। तो एंड में सॉरी आई हैव मिस्ड इट, सो नो, ओके, इसमें आप क्या लिख सकते हैं एंड में? हेंस फ्रेंड्स साइड शुड नॉट बी टेकन, should not be taken. क्लियर? ये आपकी अप्रोच है, हमने बता दिया उनका साथ देने से क्या फायदा होगा, उनका साथ देने से क्या नहीं फायदा होगा। तो ओवरऑल ये चीज है, इस हिसाब से नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी वाली बात, अगर आपके पास टाइम है और स्पेस अगर प्रॉपर अलाउ करता है तो आप इस चीज को भी मैनेज करके लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, शुड ही गिव जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट? कोई भी जजमेंट किस बेसिस पे दिया जाता है? मेरिट के बेसिस पे दिया जाता है। आप अगर कोई कोर्ट में आपने अभी तक कुछ हियरिंग सुनी होगी, तो कोर्ट जो डिसीजंस देता है वो सबूतों के और बयानों के आधार पे देता है। सो यस, if a decision has to be taken and it is associated with advocates and law, then decision should be taken on merit. Now what I have written, judgment on the basis of merit will come out on the basis of, अब डिसीजन भी जो आ रहा है वो किस बेसिस पे आना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, इन तीनों चीजों को फॉलो करके अगर आपका डिसीजन आ रहा है, देन दिस डिसीजन वुड बी टेकन which build a strong image of public servant and provide justice to the people associated with the land scam, hence judgment based on merit should be taken. सिंपल हाँ या ना नहीं लिखा, थोड़ा सा समझा है कि ये डिसीजन भी अगर ऐसे आ रहा है मेरिट के बेस पे, इसलिए हम इसको मेरिट के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, हम डिसीजन लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, शुड जोगिंदर कोऑपरेट विथ हिज फ्रेंड्स? डेफिनेटली कोऑपरेट करे, लेकिन ऐसा कोऑपरेट करे एज एन फ्रेंड कोऑपरेट कर सकता है। ही शुड नॉट रिलीज पर्सनल और इंफॉर्मेशन और लीक पर्सनल इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स। तो क्या लिखा है? जोगिंदर शुड क्लियरली कंफर्म ऑल द फैक्ट रिलेटेड टू द स्कैम, ही शुड कोऑर्डिनेट एज अ फ्रेंड बट नॉट एज अ पब्लिक सर्वेंट। देखो, सारी चीज क्लियरली फैक्ट्स को बताए, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करे बट एज अ फ्रेंड पब्लिक सर्वेंट के अकॉर्डिंग नहीं। कोऑपरेटिंग एज अ पब्लिक सर्वेंट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरेस्ट। अगर आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर काम कर रहे हो और कोऑपरेट कर रहे हो, कोऑपरेट करेंगे, पूरे फैक्ट्स बताएंगे, फ्रेंड के नाते उनको सलाह देंगे अगर फैक्ट उसमें कुछ गलती है तो, अगर वो चीज सही नहीं आती है तो अगर आप उसके अलावा उनका साथ एक्स्ट्रा देने के बाद जानते हुए भी कि दे आर डूइंग रॉन्ग, आप फिर भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इमेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपसे मिडवे या फिर एक मिड पाथ जो है उसको फॉलो करते हुए चीज जो करनी है, आप उनके साथ क्या करेंगे, बैठेंगे, सारे फैक्ट्स को कंफर्म करेंगे, उसके बाद उनको कंसोल करेंगे इफ दे आर इन अ रॉन्ग डिसीजन, और फिर फाइनली एज अ पब्लिक सर्वेंट जो डिसीजन इंपॉर्टेंट है वो लेना आपको चाहिए, और वो हमेशा पीपल्स इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है। क्लियर? सो दिस इज सम एग्जांपल। आपको अगर कुछ और डाउट हो, कोई केस स्टडी आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन डिस्कस दिस केस स्टडी, उनकी अप्रोच आराम से अच्छे से डिस्कस कर सके, आपको मुश्किल ना हो इस चीज में, क्या आ गई कैसे आ गई और अनसीन पैसेज के टाइम पे लिख दिया, इसको अवॉइड करना है हमें। नेक्स्ट सेशन में हम एंटरप्रेन्योरशिप की केस स्टडी का लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, ज्वाइन चैंपियन स्क्वायर फॉर मोर अपडेट्स।